इस पड़ताल का नाम है डिजिटल इको और इसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आजकल की नई फिल्में और शोज सोशल मीडिया फीड की तरह क्यों लगने लगे हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या कभी कोई नई फिल्म या शो देखते हुए ऐसा लगा है कि कहानी आगे बढ़ने के बजाय बस एक जगह से दूसरी जगह कूद रही है, एक सीन यहाँ से दूसरा कहीं और से? ऐसा लगता है जैसे हम कोई कहानी नहीं देख रहे बल्कि अपने फ़ोन पर एक ना खत्म होने वाली फीड को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं और ये कोई फिल्म बनाने में कमी नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर कहानी कहने के एक बिल्कुल नए और हाँ शायद थोड़े अजीब से तरीके को उभरते हुए देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एहसास या कोई वहम नहीं है। जो बदलाव महसूस हो रहा है वो सच है। कहानियों की जो बनावट है, उनका जो ढांचा है, वो वाकई एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है? और इसका जवाब आज में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा है। इस बात में कि कैसे टेक्नोलॉजी हमेशा से कहानियों के रूप को बदलती आई है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी समाजशास्त्री मार्शल मैकलुहन के एक मशहूर सिद्धांत में है, माध्यम ही संदेश है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मतलब कहानी किस चीज पर कही जा रही है, किताब में, रेडियो पर या इंटरनेट पर, यह बात इस बात से ज्यादा जरूरी हो जाती है कि कहानी क्या है। टेक्नोलॉजी सिर्फ कहानी हम तक पहुंचाती नहीं, वो तो कहानी कहने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे असरदार उदाहरण से समझते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कमाल की बात है। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस आई और फिर लगभग 250-300 साल बाद उपन्यास यानी नॉवल का जन्म हुआ और 1800 आते आते उपन्यास कहानी कहने का सबसे पॉपुलर तरीका बन गया। सोचिए, एक टेक्नोलॉजी को, एक नई कला को जन्म देने में सदियां लग गईं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। प्रिंटिंग प्रेस ने क्या मुमकिन किया? एक जैसी हजारों किताबें बनाना जिन्हें कोई भी इंसान अकेले में शांति से पढ़ सके। और इसी टेक्नोलॉजी से क्या निकला? उपन्यास। एक लंबी सीधी सादी कहानी जिसे शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है और जिसमें हम किसी किरदार के मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। देखा, माध्यम ने ही संदेश को अपना रूप दे दिया। तो चलिए इतिहास के सबक को उठाकर सीधे आज के जमाने में ले आते हैं और समझते हैं कि ये डिजिटल इको आखिर है क्या। बात सीधी सी है, जो काम सदियों पहले प्रिंटिंग प्रेस ने किया था, वही काम आज हमारा इंटरनेट कर रहा है। और ये भी एक बिल्कुल नई तरह की कहानी को जन्म दे रहा है। और इसी नई कहानी को हम डिजिटल इको कह रहे हैं। ये कहानी कहने का वो तरीका है जिसकी बनावट बिल्कुल हमारी डिजिटल आदतों की नकल करती है। जैसे हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं ना, एक चीज से दूसरी पर कूदते हुए बिना रुके, बस कहानियां भी अब वैसी हो गई हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, पारंपरिक कहानी कैसी होती थी? सीधी, एक घटना के बाद दूसरी, हर चीज का एक कारण होता था और कहानी एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती थी। लेकिन ये डिजिटल इको वाली कहानी, ये तो टूटी फूटी है, बिखरी हुई। यहाँ कहानी से ज्यादा वाइब या माहौल पर जोर है। ये असरदार पलों का एक कलेक्शन जैसी लगती है। इसकी पहली बड़ी पहचान है विखंडन। मतलब हर चीज टुकड़ों में है। कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। एक सीन अभी का तो अगला 10 साल पहले का। ये एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि किसी की बनाई हुई वीडियो प्लेलिस्ट की तरह महसूस होती है, जहां हर क्लिप अपने आप में पूरी और मजेदार है। दूसरी बड़ी बात, अब प्लॉट से ज्यादा वाइब जरूरी हो गई है। मतलब अब सवाल ये नहीं है कि इस सीन से कहानी आगे कैसे बढ़ी, बल्कि सवाल ये है कि वाह, ये सीन देखने में या महसूस करने में कितना कूल था। हर पल को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो तुरंत एक गहरा असर छोड़े, भले ही उसका पिछले सीन से कोई सीधा लेने देना हो या ना हो। और तीसरी जो शायद सबसे जरूरी बात है, वो है कॉन्टेक्स्ट का गायब हो जाना। सीन ऐसे लगते हैं मानो उन्हें कहानी से निकालकर एक छोटी क्लिप की तरह सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है। घटना क्यों हुई ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि घटना क्या थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर बिना पूरे संदर्भ के पोस्ट देखते हैं और स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? हम कहानी कहने के एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं। इसका सार बस इतना सा है कि हमारी कहानियां अब इंटरनेट की भाषा में बात कर रही हैं। वे उसी डिजिटल दुनिया के नियमों पर चल रही हैं जिसमें हम सब हर रोज जीते हैं, तेज, असरदार और हमेशा अगले पल की तलाश में। और ये
हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर वो बर्तन बदल रहा है जिसमें हम अपनी कहानियां डालते हैं, तो क्या हमारे दिमाग का वो बर्तन जिसमें हम अपने विचार डालते हैं वो भी नहीं बदल रहा होगा?